नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। हम आपको बताते हैं दुनिया भर में इस वक्त क्या हलचल है, क्या कुछ चल रहा है अमेरिका ईरान की जंग में। इजराइल कहां खड़ा है, अमेरिका ने क्या ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित किया। दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने संबोधन के साथ ही इस जंग को विराम देंगे और दुनिया राहत की सांस लेगी, लेकिन ट्रंप की सनक आज एक कदम और आगे बढ़ गई और उन्होंने दावा कर दिया कि वो ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में आज क्या खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है। उन खबरों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया कि हम ईरान से जंग जीत चुके हैं। खुद को 8 युद्ध रुकवाने वाला शांति दूत बताने वाले ट्रंप आज 18 मिनट के संबोधन में पूरी तरह से वॉर मोड में नजर आए। सुबह जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, तब ट्रंप ने संबोधन से ठीक पहले इस्फहान पर बमबारी की और उसके साथ अपनी निर्णायक जीत का ढिंढोरा पीटा। लेकिन दुनिया जानती है कि ट्रंप घुटनों पर है। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप के संबोधन के 40 मिनट के भीतर ईरान ने 11 मिसाइल हमले कर अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ ट्रंप अपनी ही सरकार के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया तेल और ऊर्जा के भीषण संकट से जूझ रही है और दुनिया अब ट्रंप से हिसाब मांग रही है। ट्रंप की सनक का हिसाब मांग रही है। तेहरान ने भी लगे हाथ साफ कर दिया कि टेबल की बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब तो फैसला मैदान जंग में ही होगा। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे हैं। उनकी जिद दुनिया भर में कोहराम मचा रही है। वैश्विक शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। ये ट्रंप की विक्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर की चेतावनी है। तो क्या वाकई अमेरिका वियतनाम अफगानिस्तान की तरह ईरान के दलदल में दर्शकों फंसने की तैयारी कर रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक ऐसा भंवर बनाना चाहते हैं जिसमें उन्हें मिड टर्म इलेक्शंस में जाना ही ना पड़े और वो मिड टर्म इलेक्शंस को बाईपास कर जाएं। वर्ल्ड नाउ में दूसरी स्टोरी में बात करेंगे ईरान जंग में महाडील के बारे में। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी लोगों को बेवकूफ बना रहे और कह रहे जंग जीत चुके हैं, लेकिन अंदरूनी खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 34 दिन की लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे महाडील की खिचड़ी पका रहे हैं। एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि पेंटागन और तेहरान के बीच सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं। तो क्या ट्रंप का वॉर मूड सिर्फ दिखावा है? क्या है उस सीक्रेट रिपोर्ट में? अमेरिका परमाणु धमकियों को छोड़कर अब होर्मुज और सरेंडर के नाम पर सम्मानजनक रास्ता क्यों ढूंढ रहा है? हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के दुखते रग यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को दबा रखा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वहां से गुजरने वाले हर जहाज से $10 लाख की वसूली चीनी करेंसी में कर रहा है। ट्रंप के लिए डील मजबूरी बन गई है क्योंकि कुवैत में अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों पर हुए हमलों ने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। एक तरफ इजराइल और सऊदी चाहते हैं कि ईरान को कुचला जाए, वहीं व्हाइट हाउस का एक धड़ा युद्ध से भागने का रास्ता तलाश रहा है। उधर ईरान ने यूरोपीय और एशियाई देशों को सीधे डील का ऑफर देकर ट्रंप का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति आज यह है कि उन्हें पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में पसंद नहीं करता है और दुनिया का हर मुल्क आज ट्रंप के खिलाफ होता जा रहा है। यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है। वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे नासा के मिशन के बारे में। तेहरान में लड़ाई और चांद पर चढ़ाई की कहानी अपने आप में अजीब लगती है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान में जंग जारी, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन आर्टेमिस 2 को लॉन्च कर चुका है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से यह लॉन्च किया गया। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर 4 अंतरिक्ष यात्री अब चांद की ओर बढ़ चले हैं और ये याद दिलाता है नासा के 1972 के अपोलो 17 मिशन के बारे में। 54 साल के बाद आखिरकार एक बार फिर से इंसान पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या वाकई में 1972 में अमेरिका चांद पर पहुंचा था? इसे लेकर कई दलीलें दी जाती हैं। कई लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं और अगर 1972 में ही अमेरिका चांद पर पहुंच गया था, नासा ने यह कामयाबी हासिल कर ली थी, तो फिर इसे रिपीट करने में 5 दशक से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया? 54 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? यह भी सवाल है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और जानेंगे उस कहानी के बारे में जिसे शायद अमेरिका ने अभी तक दबा के रखा, और साथ ही आपको बताएंगे नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में भी, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में आज कहा कि ईरान से वो जंग जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। कैसे, ये बातें मैं आपके सामने अब से थोड़ी देर में प्रूफ करने वाला हूं। दुनिया ये मानकर चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनकपन को थोड़ा कम करके इस वॉर में सीजफायर का ऐलान करेंगे, जिससे दुनिया राहत की सांस लेगी। ट्रंप के संबोधन से आज ये लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति सीजफायर नहीं, अब तो वर्ल्ड वॉर चाहते हैं। वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, अफगान लड़ाई, वियतनाम लड़ाई, इराक युद्ध, हर युद्ध की याद दिलाने लगे और यहां तक कहने लगे कि वो शांति दूत हैं और 8 युद्ध रुकवा चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसा शांति दूत जो शांति की जगह युद्ध और वॉर की बात करता हो। आज इसी की घोषणा ट्रंप ने की। उधर तेहरान भी कह रहा है कि शांति की बात पुरानी हो चुकी है, टेबल की बातचीत का दौर बीत चुका है, अब जो होगा वो मैदान जंग में होगा। अगर अमेरिका के पास इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है कि वो होर्मुज खुलवा सकता है, तो बेशक आ जाए, हम मैदान में डटे हुए हैं। इधर सुपर पावर देश के सुपर पावर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनको सुनना जरूरी हो जाता है। हालांकि उनकी बातें बहुत अप्रत्याशित होती हैं, दावों से हटकर होती है, हकीकत से परे होती हैं और उसमें फैक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका के सबसे ताकतवर पोजीशन पर हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय समय अनुसार दुनिया के सामने आए, अमेरिका के समय अनुसार रात 9 बजे अमेरिका के सामने आए और छूटते के साथ ऐलान कर दिया कि वो ईरान से जंग जीत गए। ईरान घुटनों पर आ चुका है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की आर्मी खत्म हो गई है, ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया है और ट्रंप ने अमेरिकी सेना की निर्णायक जीत का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने होर्मुज पर अमेरिका की निर्भरता खत्म होने पर जोर दिया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो इस्फहान से आई है। खुद को शांति दूत कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब शांति का ककहरा पड़ रहे थे व्हाइट हाउस से, तो इस्फहान में कुछ इस तरीके से धमाके हो रहे थे। वो कहते हैं 6 अप्रैल तक कोई भी हमला नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन ट्रंप के संबोधन से पहले क्या हुआ ईरान में, इसे कहते हैं पीठ पर हमला करना, पीठ पीछे वार करना। धमाके से तेहरान दहल उठा, इस्फहान में एक बहुत बड़ा धमाका देखा गया। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित किया और एक और धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा अगले 2-3 हफ्तों में ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. 1 से 2 हफ्ते में जंग खत्म करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पिछले 5 हफ्ते से ईरान में जंग लड़ रहे हैं। वो कहते तो हैं कि वो ईरान का जंग जीत चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात 50,000 सैनिक अब भी ईरान के साथ संघर्ष कर रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट आज की तारीख में बंद है, दुनिया तेल के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका जीत चुका है। तो ये जीत अमेरिका को मुबारक होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया को हिसाब देना होगा इस क्राइसिस के लिए। ईरान के साथ संघर्ष में ट्रंप ने पहली बार देश को संबोधित किया। ट्रंप ने 18 मिनट का ज्ञान दिया, लेकिन इस ज्ञान को शायद ही कोई सुनना चाहता था, क्योंकि सबको पता है ट्रंप घिसी पीटी बातें और अपनी वही पुराने स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। लेकिन दुनिया के लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप शायद आज शांति की राह पर जाते दिखेंगे। खुद को शांति दूत कहने वाला व्यक्ति आज शांति की बात करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ऐसा कुछ नहीं किया और दुनिया को अंधेरे में रखा। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन को अगर डिकोड किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या क्या है, सबसे पहले इस खत का मजमून जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कूटनीति ठुकराई है, परमाणु प्रोग्राम जारी रखा है, ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे। अमेरिका ईरान में अपने लक्ष्य हासिल करने के करीब है। वेनेजुएला में तेज और घातक ऑपरेशन का दावा किया। वेनेजुएला के तेल गैस भंडार को विकसित करने की तैयारी है। खाड़ी देशों की हर हाल में रक्षा करने का वायदा किया। यह बात और है कि खाड़ी देशी सबसे ज्यादा पिट रहे हैं ट्रंप के चक्कर में। ईरान की मिसाइल और सैन्य ताकत खत्म करने पर जोर। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट खुलवा नहीं सकता, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि सहयोग न देने वाले देशों को यूएस से तेल खरीदने की सलाह है। ट्रंप का दावा है ईरान अब बड़ा खतरा नहीं है, हालात कंट्रोल में है।
ट्रंप के 18 मिनट का ज्ञान, लेकिन 18 सेकंड की भी कोई नई बात नहीं। ट्रंप वही कहते नजर आए जो पिछले 15-16 महीने से वो दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, अगर ईरान से डील हो जाती है तो इसका पूरा श्रेय मेरा होगा, लेकिन अगर डील नहीं होगी तो इसका पूरा श्रेय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का होगा। सोचिए, एक ऐसे आदमी पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है जो अपने उपराष्ट्रपति को ही कटघरे में खड़ा कर रहा हो। वो जीत की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार है, लेकिन हार का ठीकरा अपने उपराष्ट्रपति पर फोड़ रहा हो। हालांकि ईरान से जंग को लेकर जेडी वेंस पक्ष में नहीं थे। आपको ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सीधे अपने उपराष्ट्रपति को टारगेट किया। He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be, I think it has to happen. I think they're desperate. He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be, I think it has to happen. I think. दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का सबसे सुपर पावर लीडर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपने चमचों के बीच मस्खरी कर रहे हैं। मजाकिया अंदाज में वो इस वॉर का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये मजाक की बातें लगती हैं। तो तेहरान ने भी कह दिया है, आईआरजीसी ने क्लियर कर दिया है, अगर अमेरिका वॉर की भाषा ही समझता है तो वॉर ही सही। लेकिन इस चक्रव्यूह में पूरी दुनिया फंसी हुई है, जिसे ऊर्जा से लेकर तेल के कारोबार को वैश्विक नुकसान हुआ है। इस जंग से आज की तारीख में कोई भी देश अछूता नहीं है। चलिए बताते हैं ट्रंप ने किस तरह से इस पूरी दुनिया को फंसा कर रख दिया और पूरी दुनिया आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। आइए देखते हैं। वैश्विक तेल बाजार पर भयंकर असर है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन और कारोबार पर इंपैक्ट हुआ है। यह है शांति दूत के फैसलों का असर। आईएईए को बड़े ऊर्जा संकट की आशंका है। जंग के असर से कोई भी देश अछूता नहीं है। नेटो देश भी अब अमेरिका से अलग राह पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा क्राइसिस ने कई लोगों को भूखे रहने पर भी मजबूर किया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरन जंग थोपा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी आज की तारीख में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका के बड़े बड़े रक्षा अधिकारी कह रहे हैं। इस जंग से ईरान अब वो करके दिखा रहा है जिसकी कल्पना दुनिया की किसी ताकत ने नहीं की थी। अमेरिका ने तो बिल्कुल ही नहीं की थी। अमेरिका को लगा था पिछले साल की तरह 12 दिन की जंग में ईरान घुटने पर आ जाएगा और फिर सीज फायर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान इस बार और खूंखार हो गया है। ईरान ने वो रास्ता अख्तियार कर लिया है जिसमें सिर्फ अमेरिका की बर्बादी लिखी है, क्योंकि 1979 के बाद से ईरान जो सैंक्शंस झेल रहा है उसकी इकोनॉमी पहले ही डूबी हुई है। लेकिन वो मानता है कि इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा और ईरान के पास बदला लेने का भरपूर मौका है। अमेरिकी कंपनियों से लेकर सैन्य ठिकानों तक ईरानी मिसाइल हमले हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जंग के बाद ईरान की स्थिति कैसे बदली है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप के एक एक दावे, एक एक बातें झूठी साबित हुई हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। युद्ध से पहले के हालात क्या थे? होर्मुज स्ट्रेट पर कोई कंट्रोल नहीं था। सभी जहाज यहां से निकलते थे और किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जंग के बाद क्या हुआ? होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने कंट्रोल कर लिया, बंद कर दिया और कहा कि होर्मुज अब हमारे इशारे पर चलेगा। यानी 1979 से जो यात्रा फ्री में हो रही थी, जो रास्ता फ्री में खुला हुआ था आज की तारीख में और आज के बाद से अब होर्मुज दुनिया के लिए वैसा नहीं रहेगा जैसे पहला हुआ करता था। अब होर्मुज में हर जहाज को पैसा देना होगा। इससे ईरान मजबूत होगा। ईरान के पास पैसे ज्यादा आएंगे और एक बहुत बड़ा फैसला ईरान ने कर लिया जो अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ईरान के तेल पर 1979 से अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, लेकिन युद्ध के बाद ईरान के तेल पर सैंक्शंस हटा लिए और कहा कि ईरान अपने तेल को बेचने के लिए आजाद है, जिससे वैश्विक तेल बाजार को स्थिर किया जा सके। यह भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूं। युद्ध से पहले ईरान परमाणु हथियार पर काम नहीं कर रहा था। ईरान ने बार बार कहा कि यह हमारे ऊर्जा के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए और हमारे जरूरतों के लिए है। लेकिन अब आईआरजीसी का क्लियर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमाणु हथियार आज नहीं तो कल जरूर बनाएंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी हार है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब ईरान इस जिद पर आ गया है कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार चाहता है।
बगैर परमाणु हथियार के उसका वजूद संकट में है। आगे देखते हैं, खाड़ी में अमेरिका के ठिकाने जो है वो पहले उनके एसेट हुआ करते थे, संपत्ति हुआ करते थे। अमेरिका के जो खाड़ी देशों में बेसेस थे, वहां से वो खाड़ी देशों को कंट्रोल करता था, चाइना के ऊपर नजर रखता था, रशिया को कंट्रोल करता था, पूरे एशिया पर अपनी एक तरह से नजर रखने की कोशिश करता था। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ? वही यूएस के ठिकाने ईरान हमले के बाद से अमेरिका के लिए बोझ बने हुए हैं। और अब यूएस के ठिकानों को छोड़ दीजिए आप, जो अमेरिकी कंपनी मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन, गूगल, मेटा, जितनी भी कंपनियां हैं, सब अब यूएस के लिए बोझ बनती जा रही हैं, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं। अब बेशक आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम हर हाल में मिडिल ईस्ट की रक्षा करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट को भी यह पता है कि ईरान से उनकी रक्षा वो आपस में मिलकर कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका कभी यहां स्टैंड नहीं कर पाएगा। युद्ध से पहले दुनिया भर में महंगाई घट रही थी, इन्फ्लेशन लो थी, लेकिन युद्ध के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ने लगी। अब वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ने लगा है। यह है क्लियर पिक्चर युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की। तो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह क्यों ना कहे? क्यों कोई व्यक्ति किम जोंग उन को तानाशाह कहेगा? एक तानाशाह के सनकी फैसले ने किस तरह से पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया, पूरी स्थिति पलट कर रख दी। अब समझिए, जब ऐसी स्थिति है तो कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष कैसे कह सकता है कि वो जंग जीत चुका है? क्या आपको लगता है जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि अमेरिका जंग जीत चुका है? ये ट्रंप की भाषा नहीं, ये ट्रंप का घमंड है, ट्रंप का गुरूर है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई तब से ट्रंप एक ही भाषा बोल रहे हैं, हम जंग जीत गए। 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था और 28 फरवरी को बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि जंग वो जीत चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि जंग आगे चली तो हम और बड़े हमले करेंगे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और निर्णायक मोड़ तक ले जाने के संकेत दिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड वॉर चाहते हैं? इसकी घोषणा बाकायदे आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में न किया हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन वॉर्स और जिन वॉर पीरियड की याद दिलाई, उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को बहुत लंबे समय तक जंग लड़ने का अनुभव है। ट्रंप ने कहा, वियतनाम और अफगानिस्तान में हम लंबी जंग लड़ चुके हैं। आपको दिखाते हैं अमेरिका ने कब कितने समय तक युद्ध लड़ा और क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी और ऐसे ही युद्ध के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहां कोट करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में बार बार ये कह रहे थे कि अमेरिका किसी भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई में नहीं फंसेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम में आने के बाद वो मूर्खता की है जिसका खामियाजा हर मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और जिसका जिक्र आज डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिका ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वो देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एक साल 7 महीने तक ये लड़ाई चली। इसके बाद 3 साल 8 महीने तक वर्ल्ड वॉर 2 लड़ता रहा अमेरिका। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने तक लड़ता रहा। वियतनाम वॉर 19 साल 5 महीने तक लड़ता रहा। इराक युद्ध 8 साल 8 महीने तक लड़ता रहा। अफगानिस्तान युद्ध 19 साल 10 महीने तक लड़ता रहा। यानी क्लियर है इस बात से कि अमेरिका को लंबे समय तक जंग लड़ने का अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, एक में भी अमेरिका की जीत नहीं हुई। हर जगह अमेरिका पिट कर बाहर निकला है। अफगानिस्तान में तो हालत यह हो गई थी कि तालिबान से लड़ाई लड़ने के बावजूद तालिबान के हाथ में सत्ता सौंप के वहां से भागना पड़ा। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? संदेश क्या है? पहले अमेरिकी युद्ध कई वर्षों तक चले, ईरान युद्ध में अभी 1 महीने ही हुए हैं, यानी कि ईरान युद्ध और लंबा चल सकता है। ट्रंप अमेरिकी जनता को तैयार कर रहे हैं। ईरान ने भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ईरान का दावा है कि हम भी कई सालों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, मैदान जंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उधर ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान को पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। जैसे ही ट्रंप ने यह बात कही, अचानक से शेयर बाजार धड़ाम हो गया। करोड़ों अरबों डॉलर डूब गए। यानी खाड़ी में लंबे जंग के हालात से दुनिया डरी हुई है और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भाई हम जीत चुके हैं। उनके दावे में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? आइए देखते हैं। ट्रंप के दावे और हकीकत के अंतर को देखते हैं। दावा करते हैं ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है
हकीकत यह है कि मुस्तफा खामनेई अब सुप्रीम लीडर है और कमान IRGC के हाथ में है। कुछ भी बदला नहीं है। दावा यह है ईरान ने 45,000 प्रदर्शनकारियों को मार दिया है। हकीकत यह है कि प्रदर्शन में 3,117 लोगों की मौत हुई है, 53,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। अमेरिका दावा यह कर रहा है कि यूएस को मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि 2025 में यूएस ने 8.5% तेल का आयात मिडिल ईस्ट से किया। फिर दावा यह है कि रिकॉर्ड $18 ट्रिलियन का निवेश यूएस में आया। हकीकत यह है कि यह आंकड़ा काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दावा यह है कि ओबामा ने ईरान को $1.7 बिलियन कैश दिया। हकीकत यह है कि ओबामा ने पुराने बकाये का भुगतान किया था। ईरान का मिसाइल पावर खत्म हो चुका है, नौसैनिकों को तबाह कर दिया है, नौसेना नहीं है ईरान के पास। हकीकत यह है कि ट्रंप के दावे के बाद 40 मिनट में ईरान ने 11 हमले कर दिए और वो भी नेवी की तरफ से। वो दावा कर रहे हैं यूएस मजबूत अर्थव्यवस्था है, कोई महंगाई नहीं है। हकीकत यह है कि अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़कर $39 ट्रिलियन हो चुका है और महंगाई से वहां की जनता बेहाल है। यह है 15 महीने की रिपोर्ट कार्ड। आज अगर चुनाव करा दिए जाएं अमेरिका में, वहां के तमाम रिपोर्ट्स, वहां के तमाम सर्वेस कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, उनको लोग जूते मारकर बाहर निकालेंगे। अमेरिका ने पूरी दुनिया को वॉर मोड में झोंक दिया है। आने वाले कई दिनों तक इस युद्ध के शांत होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दुनिया के कई देश अब लंबी लड़ाई के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने या बैलेंस करने की कोशिशें कर रहे हैं। बेशुमार तबाही हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। यह दुनिया बहुत मुश्किल से साल 2020, 21, 22 के बाद कोविड सिचुएशन से निकल कर आई थी। किसी ने भी यह एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह के जंग के हालात बना दिए जाएंगे। उधर ट्रंप के संबोधन के बाद तेहरान से प्रतिक्रिया आई। तेहरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल को ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में कुछ कम जानकारी है, उनको अपनी जानकारी थोड़ी पुख्ता कर लेनी चाहिए। अमेरिका इजराइल के साथ इस जंग की बात की जाए तो कह रहे हैं तेहरान कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ईरान के सैन्य शक्तियों के बारे में अमेरिका को अधूरी जानकारी है। ईरान के जितने भी मिसाइल और ड्रोन भंडार हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जहां यूएस ने अभी तक हमला किया है वो जगह किसी काम की नहीं है, यूजलेस जगह, महत्वहीन जगह है। ईरान के खिलाफ लड़ाई की कीमत चुकानी होगी। आत्मसमर्पण जब तक अमेरिका नहीं करता है तब तक यह जंग जारी रहेगी, यानी अमेरिका को सरेंडर करना होगा खाड़ी के अंदर ईरान के सामने। जाहिर सी बात है तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और अब खाड़ी में जंग बहुत जोरदार है। जंग का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा बहुत लंबे समय से तो फिर इसका बहुत जबरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है और ये बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए। इसलिए ब्रिटेन ने 35 देशों के साथ बैठक बुलाई है और ब्रिटेन उन तमाम देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिनकी मदद से होर्मुज को खुलवाया जा सकता है और यहां पर ट्रैफिक को नॉर्मल किया जा सकता है। इस लड़ाई के बाद अमेरिका का हाशिए पर जाना तय है। इसके रिपरकशंस डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। ये बात आप लिख कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उनकी जुबान पर कुछ और होता है। एक सीक्रेट रिपोर्ट से जानकारी यह मिल रही है कि अमेरिका बार बार यह कह रहा है वो जंग जीत चुका है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ईरान के साथ एक महाडील की तैयारी कर रहा है। यह महाडील होर्मुज को लेकर है। ईरान होर्मुज खोल दे और अमेरिका चुपचाप यहां से निकल जाएगा, यह कहते हुए कि वो जंग जीत चुका है और उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। दुनिया के सामने युद्ध और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर्दे के पीछे एक महाडील के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। यहां तक कि जानकारी यह भी मिल रही है कि वो राजी हो गए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन और तेहरान के बीच चल रही सीक्रेट मीटिंग की बातें लीक हो गई,
जिसमें ट्रंप प्रशासन अब परमाणु धमकियों को छोड़कर होर्मुज और सीजफायर और सरेंडर की बात कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका और ईरान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सीजफायर को लेकर बातें हुई हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स लीक हो गए हैं। व्हाइट हाउस अब तक इस जंग में लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। 200 बिलियन डॉलर इस जंग की फंडिंग के लिए गुहार लगाई है कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के सामने ट्रंप प्रशासन ने। और इतनी महंगी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल साबित हो रही है और इसलिए व्हाइट हाउस किसी भी कीमत पर सीजफायर चाहता है। यूएस चाहता है कि ईरान चुपचाप होर्मुज का रास्ता खोल दे। इसके एवज में ईरान जो चाहे वो शर्तें मानने के लिए तैयार है और वो ये बात मान ले कि अमेरिका जीत चुका है। अगर होर्मुज खोल दिया जाता है तो ईरान के ऊपर जितनी भी घातक बमबारी हो रही है वो अमेरिका रोक देगा। लेकिन तेहरान इस पशोपेश में है कि अमेरिका की बात पर भरोसा कैसे करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा कैसे करें, जो जब सो के उठते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब प्रेस के सामने आते हैं कुछ और बोलते हैं, दोपहर में लंच के समय कुछ और बोलते हैं, शाम के ब्रेकफास्ट में कुछ और बोलते हैं, रात को सोने के समय कुछ और बोलते हैं और अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कुछ और करते हैं। यानी चारों पहर चार अलग अलग बातें। अभी तक यह भी क्लियर नहीं है कि ट्रंप के अधिकारी ईरान से सीधी बात कर रहे हैं या फिर इसमें ओमान, कतर जैसे देश मीडिएशन कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप खुद इस डील को फाइनल करने के लिए लगातार अपने करीबियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो, जेरेड कुशनर हो, चाहे वो पीट हेग्सेथ हो, चाहे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ही क्यों ना हो। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जंग में सीजफायर ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है और इसका प्रेशर अमेरिका के ऊपर है। आज की तारीख में पूरी दुनिया ट्रंप की दुश्मन बनी हुई है। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को आज अच्छी निगाहों से नहीं देख रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के ठिकानों के बाद अब ईरान ने टेक और आईटी कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुवैत में अमेजॉन की कंपनी को ईरान ने निशाना बनाया बीती रात। इसके बाद अमेरिका में खलबली मच गई और इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, लेकिन कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे मामला कुछ और चल रहा है। उधर इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश चाहते हैं कि ट्रंप ईरान को नस्तनाबूद कर दें, लेकिन व्हाइट हाउस का एक धड़ा युद्ध से बाहर निकलने के हर रास्ते को ढूंढ रहा है। ट्रंप खुद ईरान में अपने सारे मकसद बीच में छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताने की कोशिश की कि ईरान आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। मिडिल ईस्ट जंग खत्म करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है, आइए समझते हैं। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। यूएई और सऊदी अरब से ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप ने दोनों को सीजफायर के लिए ब्रीफ किया है। यूएस का होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खुलवाने पर जोर है। युद्ध खत्म करने के पीछे, पर्दे के पीछे महाडील चल रही है। अगर होर्मुज स्ट्रेट खुल जाता है तो यकीन मानिए अमेरिका सीजफायर का ऐलान कर देगा। यानी होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां पर ट्रंप की जान फंसी हुई है, ट्रंप के प्राण अटके हुए हैं। अमेरिका को भी पता है अगर और ज्यादा लड़ाई चली और लंबे समय तक होर्मुज बंद रहा तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो वैश्विक नुकसान होगा उससे अमेरिका को वो चोट लगेगी जिसकी कल्पना शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की होगी और न ही किसी अमेरिकी ने की होगी। आईआरजीसी लगातार अमेरिकी संस्थाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। जहां अमेरिका परमाणु बम और बंकर बम मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन आज होर्मुज को लेकर ट्रंप लाचार है, बेबस हैं और इस वक्त चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्तम तेल शिपिंग मार्गों में से एक है और इस संघर्ष का फोकल पॉइंट बन गया है। याद कीजिए अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आपको याद होगा अमेरिका ने कहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करेंगे और इस युद्ध को ओवर कर देंगे। बमुश्किल 2 हफ्ते में हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे।
लेकिन अमेरिका ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर पाए। आईआरजीसी ने कहा है कि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरीके से सिक्योर है, सेफ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हम रिजीम चेंज कर देंगे। रिजीम और मजबूत कर दिया अमेरिका ने। आईआरजीसी और मजबूत हो गया है। आईआरजीसी का सेंट्रल काउंसिल जो है वो आज की तारीख में सारे फैसले कर रहा है और जो 31 कमांड यूनिट्स है उनको कंट्रोल कर रहा है। एक सुप्रीम लीडर को मारा तो एक नए यंग सुप्रीम लीडर आ गए, मुश्तबा खामनेई, जो कि पूर्व सुप्रीम लीडर के बेटे हैं। यानी रिजीम और स्ट्रांग हो गया। और अब अमेरिका ने आहिस्ते से अपना ऑब्जेक्टिव बदल लिया कि आप होर्मुज खोल दीजिए, हम लड़ाई बंद कर रहे हैं। क्योंकि ईरान ने इस होर्मुज को कस के पकड़ के रखा है और डोनाल्ड ट्रंप के पास इस होर्मुज को खुलवाने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है, कोई ठोस रणनीति नहीं है। कभी वो ईरान से टैंकरों को रास्ता देने की मांग करते हैं, कभी अगले ही पल नेटो के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर कहते हैं जिनके शिप्स वहां फंसे हैं वो समझे, वो निकलवाएं, मेरा क्या लेना देना। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हाल में कई भ्रामक बयान दिए, कई भ्रामक दावे किए। क्या कुछ कहा? ट्रंप ने होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया, फिर मजाकिया लहजे में मस्खरी करते हुए कहा कि अरे ये तो मैंने गलती से कह दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि होर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के नाम से जाना जाए। होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, खुद खुल जाएगा, ये अगले पल बयान देते हैं। फिर कहते हैं युद्ध खत्म होने पर नेचुरली खुल जाएगा। फिर कहते हैं होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट पर हमला कर देंगे। फिर कहते हैं होर्मुज बंद है तो अमेरिका से तेल खरीद लो। यानी ट्रंप के लिए डील जरूरी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि विकसित से लेकर विकासशील देश तक ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। कई देशों में महंगाई की मार है। गैस की किल्लत होने से कई घरों में चूल्हे तक जलने बंद हो रहे हैं। क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सामने विकट संकट है। लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। यानी डायरेक्ट तो ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका पर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अभी हाल ही में पिछले वीक अमेरिका में 90 लाख लोग सड़क पर उतर आए, नो किंग्स प्रोटेस्ट किया। वो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दें। वो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहते। और अब एक और खबर यह आ रही है कि इस वीकेंड पर उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। और इस बार तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिकी सड़कों पर उतरना चाहते हैं। बाहर से, अंदर से, पूरे विश्व से, हर एक देश से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर है। ये वही मैक्सिमम प्रेशर है जो वो पूरी दुनिया पर बनाते थे। याद कीजिए, कभी टैरिफ थोपकर किसी पे 50% लगा दिया, किसी पे 100 लगा दिया, किसी पे 250 लगा दिया, किसी पे कहा हम 500% का टैरिफ लगा देंगे क्योंकि हम मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, हम डील करना जानते हैं। कीजिए डील, कर लीजिए ईरान से डील, खुलवा दीजिए होर्मुज। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे अमेरिका का प्रेशर और बढ़ने वाला है। ईरान ने होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए दुनिया के देशों को एक डील ऑफर कर दिया। ईरान सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजरती ने कहा है कि होर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों के साथ समझौतों पर बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है। उनका कहना है हम सभी देशों से इस डील पर अपने तरीके से बात करेंगे क्योंकि होर्मुज अब हमारे कंट्रोल में है। और यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्रंप ने अमेरिका को होर्मुज से अलग कर दिया है। ट्रंप ने सुबह सुबह कहा कि जिन देशों को होर्मुज से तेल लेना है वो खुद ले लें, अमेरिका उनके लिए लड़ाई नहीं करेगा। यानी ईरान ने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है और कहा है कि अब तो पूर्ण कंट्रोल हमारा है क्योंकि अमेरिका पहले ही सरेंडर कर चुका है। कैसे? अमेरिका ने पहले ही कह दिया जिनके तेल वहां से आते हैं, जो होर्मुज का इस्तेमाल करते हैं, वो समझे हमें होर्मुज से कोई लेना देना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इसे सरेंडर कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद आप होर्मुज नहीं खुलवा पाए,
ईरान ने कई देशों को इसके बाद डील ऑफर कर दिया है। ईरान कह रहा है कि वो यूरोपीय संघ से, एशिया के सारे देशों से, मिडिल ईस्ट से बातचीत करने के लिए तैयार है और वो होर्मुज को लेकर डील करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी है कि ईरान होर्मुज के पास एक टोल सिस्टम चाहता है। अब जरा होर्मुज में कितनी शिप्स फंसी हुई हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं जहां पर होर्मुज के आसपास बड़ी संख्या में शिप्स फंसी नजर आ रही हैं, जो होर्मुज से पास होने का इंतजार कर रही हैं। इन जहाजों को पार करने के लिए होर्मुज से अब ईरान पैसे चाहता है और इसके लिए बाकायदा ईरान ने अपनी संसद में प्रस्ताव भी रख दिया है। ईरानी संसद की एक कमेटी ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि मालवाहक जहाजों से रकम वसूली जाए। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश और इजराइल से जुड़े जहाजों को यहां से आज के बाद से कभी नहीं गुजरने दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि होर्मुज को लेकर मित्र देशों के मालवाहक जहाज को ईरान जाने दे रहा है। इसके एवज में हर जहाज से $1 मिलियन की वसूली की जा रही है। ये सारी करेंसी चीनी करेंसी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाज गुजरने के लिए IRGC की परमिशन जरूरी है। जहाज कहां से आया है, जहाज कहां जाएगा, यह बताना जरूरी है। ये जहाज अबू मूसा द्वीप होकर निकल रहे हैं। यानी होर्मुज से आने वाले हर जहाज के बारे में IRGC के पास पूरी रिपोर्ट है। एक एक जहाज की कंप्लीट कुंडली है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 400 मालवाहक जहाज और तेल टैंकर होर्मुज पार करने के लिए ईरान की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तेल बेचने का ऑफर दे रहे हैं, जो होर्मुज से तेल नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी तेल बेचने की बात कह दी है और ईरान के तेल को पहले ही अमेरिका सैंक्शन फ्री कर चुका है। तो अमेरिका ने इस पूरे हालात को किस तरह से पेचीदा बना दिया, किस तरह से डिरेल कर दिया, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आखिरकार अमेरिका बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। ईरान का कहना है कि ईरान किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा और वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका इतने प्रेशर में है कि वो एक तरफ धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ शांति की उम्मीद देख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से यह बात नहीं कहना चाहते। इससे उनकी साख को, उनकी गुरूर को, उनकी घमंड को चोट पहुंचेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हर रोज जीतते हैं और जीतना उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका के इतिहास में ईरान की ये लड़ाई हार के तौर पर लिखी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के इस रिजीम को एक काली स्याही से लिखी जाएगी, काले इतिहास के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि जंग के 34वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ भी नहीं आया है। ट्रंप कभी बातचीत तो कभी भयानक हमलों की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप को भी नहीं पता वो करना क्या चाह रहे हैं। ईरान ने भी जवाब दिया है, वो ये सब और सहने के मूड में नहीं है। और इसी बीच ईरान युद्ध में रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस ने कहा है कि वो ईरान से जुड़े संघर्ष को सुलझाने मदद करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस रीजन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पेस्कोव ने कहा कि अगर रूस की सेवाओं की जरूरत पड़ी तो सैन्य स्थिति को जल्द से जल्द शांति की ओर ले जाने में अपने योगदान को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी दुनिया का हर मुल्क आज की तारीख में शांति चाहता है। वो चाहते हैं कि बात यहां से अब खत्म हो जानी चाहिए, जिससे पूरी दुनिया राहत की सांस ले। लेकिन अमेरिका जंग लड़ने के मूड में है और अमेरिका चाहता है पर्दे के पीछे से डील हो जाए। डील और जंग दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी इज्जत भी बच जाए और अमेरिका जीत भी जाए और अमेरिका की साख पर आंच भी ना आए। और तेहरान ने कसम खा रखी है कि इस बार अमेरिका को मजा चखाए बगैर ईरान से, खाड़ी से निकलने नहीं दिया जाएगा। चल इस खबर पर हमारी नजर आगे बढ़ते हैं।
एक तरफ ईरान में लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका चांद पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। यानी दुनिया को जंग की आग में झोंककर खुद तरक्की के रास्ते पर जाने की चाहत। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर दिया। स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की ओर ले जाया जा रहा है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग हुई। इसमें पहले साल 1972 में अपोलो 17 को भेजा गया था। उसके बाद यह पहला मौका है जब कोई इंसानी यान इंसानों को लेकर चांद के करीब पहुंचेगा। चारों यात्री स्पेसक्राफ्ट से चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर धरती की ओर लौट आएंगे। यह मिशन 10 दिनों का है। टेक ऑफ से ठीक पहले लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम में आज कुछ दिक्कतें भी आई थी, जिससे लॉन्चिंग पर खतरा मंडरा था। हालांकि उसको ठीक करने के बाद लॉन्चिंग शुरू कर दी गई। आपको लॉन्चिंग की तस्वीरें दिखाते हैं जब आर्टेमिस 2 चांद की ओर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहा था। On time, passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the ultimate BECO. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on the 4 main engines. Space Launch System core stage. Integrity 3 miles in altitude. Traveling more than 1,200 miles per hour. अब इस मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। 1972 में नासा ने पहली बार चांद पर इंसानों को भेजा था। उसके बाद 54 साल के बाद चांद के करीब जा रहे हैं इंसान। 10 दिन तक मून के चक्कर लगाएंगे। उसके बाद ये स्पेस क्राफ्ट वापस धरती की ओर आ जाएगा। अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए जांच होगी। स्पेसक्राफ्ट अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा। नासा चंद्रमा के आसपास का वातावरण देखना चाहता है। मिशन का मकसद यह है कि स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच होगी। नासा देखना चाहता है कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह कितना सुरक्षित है। यान अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता ढूंढा जाएगा। 10 दिन का शेड्यूल क्या है, यह भी जान लीजिए। जल्दी से रॉकेट की लॉन्चिंग और ओरियन कैप्सूल का पृथ्वी की ऊंची कक्षा में प्रवेश करना। दूसरे दिन में कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच और मैनुअली चलाने का अभ्यास। तीसरे दिन में ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न से पृथ्वी की कक्षा छोड़कर यान चांद के रास्ते पर होगा। चौथे दिन में अंतरिक्ष यात्री अपने भारी सूट उतारकर साधारण कपड़े पहनेंगे। 5वें दिन में ओरियन कैप्सूल का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा। छठे दिन में चांद के 6,400 किलोमीटर दूर से पिछले हिस्से का चक्कर लगाकर पृथ्वी की ओर मुड़ेंगे। 7वें दिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर स्लिंग शॉट से पृथ्वी की ओर वापसी शुरू कर देंगे। 8वें दिन वापसी के सफर के दौरान यान के रास्ते को सटीक बनाने के लिए इंजन फायर किया जाएगा। 9वें दिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश और लैंडिंग की प्रक्रियाओं का रिहर्सल होगा और 10वें दिन में तेज रफ्तार से वायुमंडल को पार कर प्रशांत महासागर में कैप्सूल की वापसी होगी। अब इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में भी जान लीजिए जो जा रहे हैं मिशन में। नासा के 3 और कनाडाई स्पेस एजेंसी का 1 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। 70 के दशक में हुए अपोलो मिशन का उद्देश्य सोवियत संघ के साथ चल रही स्पेस रेस में खुद को बेहतर साबित करना था, लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम पूरी तरह से भविष्य की तैयारी है। नासा इस बार चांद पर एक स्थायी बेस बनाना चाहता है ताकि इंसान वहां रहकर काम सीखे। यह अनुभव भविष्य में मंगल पर जाने के सपने को पूरा करेगा, क्योंकि चांद स्टॉप की तरह होगा और वहां से फिर मंगल मिशन के लिए ध्यान निकलेगा। नासा ने इससे पहले अपोलो मिशन को लॉन्च किया था। हालांकि अपोलो मिशन बहुत विवादों में रहा। सवाल उठते रहे कि 1972 में चांद पर कैसे उतरा गया, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। नासा के ऐतिहासिक अपोलो मिशन बहुत विवादों और संदेहों में रहा।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाए गए। बहुत सवाल क्या थे और इतने साल क्यों लग गए, और इस बार भी जब यान वो भेज रहे हैं तो ये यान लैंड नहीं करेगा, चंद्रमा के चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। तो फिर 72 में नासा ने ऐसा कौन सा यान बना दिया था जो चांद पर लैंड भी किया और फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स वापस भी आ गए। विवाद यह था कि चांद पर हवा नहीं है तो झंडा लहरा कैसे रहा था। आलोचकों का तर्क है कि चांद पर हवा नहीं है तो झंडा लहराया कैसे। नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिकी झंडे को चंद्रमा पर लहराया था। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हवा से झंडा लहराना संभव ही नहीं है। तस्वीर जो दिखाई गई उन तस्वीरों में कहीं तारे नजर नहीं आए। चंद्रमा की सतह से ली गई तस्वीरों को लेकर भी सवाल हुआ। दावा किया जाता है कि अपोलो 11 की लैंडिंग झूठी थी। चंद्रमा पर उतरना एक स्टूडियो में फिल्माया गया था जिसे स्टैनली कुब्रिक ने निर्देशित किया था और इसलिए इसे बहुत सवालों के दायरे में रखा जाता है। बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत सवाल उठाए जाते हैं। और आप अनुमान लगाइए कि जब 1972 में नासा ने चांद पर इंसानों को भेजने में कामयाबी हासिल कर ली थी तो फिर 50-55 सालों तक इंतजार क्यों करना पड़ा। और इस बार भी जब आर्टेमिस भेज रहे हैं तो ये चांद पर लैंड नहीं करेगा, चांद के चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी की ओर आ जाएगा। खैर, ये मिशन कामयाब हो और नासा इस मिशन के साथ जो जानकारी हासिल करना चाहता है वो हासिल करे। हमारी शुभकामनाएं नासा को लेकर हैं, लेकिन इससे पहले जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था उसको लेकर सवाल आज भी जिंदा है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।